हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराया था। आज की क्लास में हम लोगों को उसी वंशों के कुछ और भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को मेरे द्वारा जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखिए इतिहास के लगभग 500 से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है। 14 जो है प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिए हैं। आज जो आपका ये 15वां है और 15 प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से आपका प्राचीन इतिहास और दक्षिण भारत के इतिहास से जो मिला के प्रश्न कराया गया। अब हम लोगों को क्या है कि मध्यकालीन भारत से जो है मेनली कि अरबों का आक्रमण भारत में कब हुआ, इन सब चीज़ों को, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत से मुगल काल से मिलाकर कुछ थोड़ा बहुत प्रश्न जो होंगे आपके लास्ट में जो है वो मराठों से या राजपूत काल से भी संबंधित होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को 10-12 क्लासेस जो है मध्यकालीन इतिहास में भी करनी है और फिर उसके बाद आधुनिक। तो इसी तरीके से क्रम वाइज आपका ये क्वेश्चन का जो सीरीज है चलता जाएगा और जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे प्रश्नों का वैरायटी के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में उन प्रश्नों के माध्यम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज की क्लास को चलिए शुरू किया जाए। ये आज की आपकी देखिए दक्षिण भारत के इतिहास की दूसरी क्लास है और टोटल जो है प्रैक्टिस सेट में 15वीं क्लास है। तो आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, देखिए आज हम लोगों को जो है इसके आगे के प्रश्नों को करना है, जिसमें देखिए यहाँ पर दिख रहा है सीरियल नंबर 31। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि 60 प्रश्न एक बार में कराए जाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें से 2 पार्ट में आपको ये करवाया जाता है। एक साथ इसलिए नहीं कराया जाता है कि आपकी क्लास जो है लंबी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके आधे घंटे में 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाए। तो उसी के लिए ये आज की देखिए 31वीं क्वेश्चन के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये है आज की क्लास का पहला। इसके पहले के 30 प्रश्नों को हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। यानी यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है दंती दुर्ग, दूसरा दिया है गोविंद तृतीय, तीसरा दिया है कृष्ण प्रथम और चौथा दिया है अमोघ वर्ष। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वो दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या है कि दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में बादामी चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। यानी इन्होंने जो बादामी वंश के चालुक्य थे उनको पराजित करके अपने वंश की स्थापना की थी और यह इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी था। यानी इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक दंती दुर्ग था और इसने इस वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। यानी इनकी राजधानी पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कांची, दूसरा दिया है अन्नामलाई, तीसरा दिया है मान्यखेट और चौथा दिया है वातापी। तो देखिए राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो वाटापी नहीं थी, अन्नामलाई नहीं थी, कांची नहीं थी, बल्कि कहाँ पर थी? मान्यखेट में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट यानी वर्तमान का जो कर्नाटक का मलखेड़ जिला है वो थी। ये प्रशासन और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था किसका? राष्ट्रकूटों का। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण प्रथम किस प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है। यानी राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम पूछा जा रहा है किस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है निर्माण कार्य के लिए। पहला देखिए आप दिया है कैलाश मंदिर एलोरा, दूसरा दिया है बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा दिया है सूर्य मंदिर कोणार्क और चौथा दिया है विष्णु मंदिर तंजावुर। देखिए जो कृष्ण प्रथम प्रसिद्ध था वो विष्णु मंदिर के लिए नहीं था, सूर्य मंदिर के नहीं था, बृहदेश्वर के नहीं था, बल्कि कैलाश नाथ मंदिर जो है एलोरा में बना हुआ है उसके लिए काफी प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक ही शिला से काट कर बनाया गया अद्भुत स्थापत्य का उदाहरण। यानी इसने एक ही बहुत बड़ी चट्टान को काट कर और इस प्रकार के मंदिर को बनवाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
पूछा जा रहा है कि अमोघ वर्ष किस भाषा के महान संरक्षक थे, यानी अमोघ वर्ष जो था वो कौन सी भाषा का संरक्षक था। तो पहला ऑप्शन दिया जाए संस्कृत, दूसरा दिया है तमिल, तीसरा दिया है कन्नड़ और चौथा दिया है तेलुगु। तो देखिए अमोघ वर्ष जो था वो तेलुगु का संरक्षक नहीं था, तमिल का नहीं था, संस्कृत का नहीं था, बल्कि किसका था, कन्नड़ भाषा का। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि अमोघ वर्ष प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने कन्नड़ भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कवि राजमार्ग ग्रंथ के लेखक कौन थे, यानी कवि राजमार्ग नाम के ग्रंथ था उसका रचनाकार कौन था पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अमोघ वर्ष प्रथम, दूसरा दिया है दंती दुर्ग, तीसरा है गोविंद तृतीय और चौथा दिया है कृष्ण द्वितीय। तो देखिए जो कविराज मार्ग नामक ग्रंथ था इसकी रचना देखिए कृष्ण द्वितीय ने नहीं की थी, गोविंद तृतीय ने नहीं की थी, दंती दुर्ग ने नहीं की थी, बल्कि किसने क्या था, अमोघ वर्ष प्रथम। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कवि राजमार्ग जो है कन्नड़ भाषा का प्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे अमोघ वर्ष प्रथम और कवि श्री विजय ने मिलकर लिखा, यानी इसमें दो लोग मिलकर इसको रचना किए थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो नाम है वो अमोघ वर्ष प्रथम का है और इसके अलावा श्री विजय भी इसमें शामिल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद तृतीय किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय था वो किस लिए प्रसिद्ध था ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया देखिए धार्मिक सहिष्णुता, दूसरा दिया है उत्तरी भारत पर विजय, तीसरा दिया है समुद्री व्यापार और चौथा दिया है शिल्प कला। देखिए गोविंद तृतीय जो था राष्ट्रकूटों में वो देखिए शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध नहीं था, समुद्री व्यापार के लिए नहीं था, धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहीं था, बल्कि किस पे था, उसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। यानी ये शासक जो थे राष्ट्रकूट दक्षिण भारतीय शासक थे, तो इसके शासनकाल में इन्होंने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत तक अपने अभियान चलाए और प्रभुत्ता स्थापित की। इसके शासनकाल में जो राष्ट्रकूट का साम्राज्य था उसका विस्तार अपने चरम पर था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे, यानी राष्ट्रकूटों का प्रतिद्वंदी कौन था ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पल्लव और पांड, दूसरा दिया है चोल और चेर, तीसरा दिया है पाल और प्रतिहार और चौथा दिया है चालुक्य और सातवाहन। देखिए राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे वो पल्लव और पांड्य नहीं थे, चोल और चेर नहीं थे, चालुक्य और सातवाहन नहीं थे, बल्कि कौन थे, पाल और प्रतिहार थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रकूटों का जो है उत्तर भारत के पाल और प्रतिहार वंश से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो कन्नौज के अधिकार के लिए लड़ा गया, यानी इनके बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो ये काफी इसीलिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए किया था, कन्नौज पर जो है अधिकार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ। देखिए प्रश्न एक ही तरीके का नहीं पूछा जाता, कई तरीके से पूछा जाता है। तो ये देखिए उसी तरह का प्रश्न है जिसमें हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तो उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा है कि किसके बीच ये संघर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन दिया देखिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन क्या दिया चौल, चालुक्य और पल्लव, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है पांड्य, चेर और चोल और चौथा ऑप्शन क्या दिया है गुप्त, मौर्य और सातवाहन। तो देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में देख ही लिया। तो ये देखिए गुप्त, मौर्य और सातवाहन के बीच में नहीं, पांड्य, चेर और चोल के बीच में नहीं, चोल, चालुक्य और पल्लव के बीच में नहीं, बल्कि राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपाटाइल संघर्ष के स्ट्रगल कन्नौज के नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच में हुआ था जो कई दशकों तक चला था। अगला प्रश्न देखिए लिखा है अमोघ वर्ष प्रथम ने किस धर्म को अपनाया था, यानी अमोघ वर्ष ने किस धर्म को अपनाया था। तो पहला ऑप्शन दिया बौद्ध धर्म, दूसरा दिया है जैन धर्म, तीसरा दिया है वैष्णव धर्म, चौथा दिया है शैव धर्म
तो देखिए अमोघ वर्ष ने शैव धर्म को नहीं अपनाया, वैष्णव को नहीं अपनाया, बौद्ध को, बल्कि उसने जैन धर्म को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अमोघ वर्ष प्रथम ने जैन धर्म को मनाया था, यानी वह उसी का अनुयायी बन गया था। इसने अपने शासन काल में अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था। पहला ऑप्शन दिया देखिए कृष्ण तृतीय, दूसरा दिया गोविंद चतुर्थ, तीसरा दिया अमोघ वर्ष द्वितीय और चौथा दिया है दंती दुर्ग। तो देखिए इस वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक था दंती दुर्ग द्वितीय नहीं, अमोघ वर्ष द्वितीय नहीं, गोविंद चतुर्थ नहीं, बल्कि कृष्ण तृतीय। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस वंश का अंतिम शासक कौन था, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय देखिए राष्ट्रवंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद इस वंश का पतन हो गया और पश्चिमी चालुक्य शक्तिशाली हो गया, यानी इनके पतन के बाद जो पश्चिमी चालुक्य थे उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन आप लोगों ने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन था। तो दक्षिण भारत का नेपोलियन देखिए राजराज चोल प्रथम दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है राजेंद्र चोल प्रथम, तीसरा ऑप्शन दिया है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा दिया है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो देखिए दक्षिण भारत का जो नेपोलियन है वो नरसिंह वर्मन प्रथम को नहीं कहा जाता है, राजेंद्र चोल प्रथम को नहीं, राजराज चोल प्रथम को नहीं, बल्कि किसको कहा जाता है, पुलकेशिन द्वितीय को। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि पुलकेशिन द्वितीय को उसकी विजयों और सैन्य कौशल के कारण दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, यानी यह नेपोलियन की तरह ही था, इसको अनुमान किया जाता है, और इसने जो विजय की थी बहुत ज़्यादा मात्रा में की थी, जैसे गुप्त काल में समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो चोल शासक था वो कौन था। पहला ऑप्शन दिया देखिए राजराज प्रथम, दूसरा दिया है राजेंद्र प्रथम, तीसरा दिया है कुलोत्तुंग प्रथम और चौथा दिया है विक्रम चोल। तो देखिए वह शासक जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी वो विक्रम चोल नहीं था, कुलोत्तुंग प्रथम नहीं, राजेंद्र प्रथम नहीं, बल्कि कौन था, राजराज प्रथम। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि राजराज चोल प्रथम ने अपने शासनकाल में श्रीलंका यानी लंका द्वीप पर विजय प्राप्त कर उसे चोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस पल्लव शासक के काल में बौद्ध भिक्षु बोधि धर्मन को चीन भेजा गया। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है कि जब बोधि धर्मन जो है बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन गए थे तो उसमें पल्लव शासक कौन था। पहला ऑप्शन दिया है सिंह वर्मन प्रथम, दूसरा दिया है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय और चौथा दिया है महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए जब पल्लव शासक जिसके काल में बोधि धर्मन चीन गए थे वो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम नहीं है, नरसिंह वर्मन द्वितीय नहीं है, नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं, बल्कि कौन है, सिंह वर्मन प्रथम। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि सिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में बोधि धर्मन चीन भेजे गए थे, जिन्होंने वहां पर बौद्ध धर्म की नींव रखी। यानी जब ये गए थे तो उसमें कौन था शासक, सिंह वर्मन। लेकिन देखिए कुछ स्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि जो बोधि धर्मन थे ये कोई बौद्ध भिक्षु नहीं थे, बल्कि क्या थे, ये खुद पल्लव शासक थे, और ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाकर फिर अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए चीन की यात्रा पर गए थे। देखिए बोधि धर्मन जो है कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र बताए जाते हैं, कुछ स्रोतों में ऐसी जानकारी मिलती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यानी हर्षवर्धन को पराजित करने वाला जो चालुक्य शासक था कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए पुलकेशिन प्रथम, दूसरा दिया है पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा दिया है विक्रमादित्य प्रथम और चौथा दिया है विजयादित्य द्वितीय। तो देखिए चालुक्य शासक जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था वो देखिए विजयादित्य द्वितीय नहीं है, विक्रमादित्य प्रथम नहीं है, पुलकेशिन प्रथम नहीं, बल्कि कौन सा है, पुलकेशिन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए
आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हराकर दक्षिण भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था। यानी पीछे हम लोगों ने प्रश्न देखा कि कौन कौन से शामिल थे, यहाँ पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं था। तो पहला ऑप्शन दिया जाए राष्ट्रकूट, दूसरा दिया है पाल, तीसरा दिया है प्रतिहार और चौथा दिया है चालुक्य। देखिए तृतीय जो संघर्ष था त्रिपक्षीय, ये इन तीनों के बीच में हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यानी ये जो चालुक्य है इसमें शामिल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है डी। व्याख्या क्या होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के अधिकार हेतु राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहासों के बीच में हुआ था, चालुक्य इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, कैलाशनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यानी कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना था ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है नागर शैली, दूसरा दिया है द्रविड़ शैली, तीसरा दिया है वेसर शैली और चौथा दिया है मिस्र शैली। देखिए इस प्रकार की कोई शैली थी नहीं। देखिए तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है नागर शैली, यानी नागर शैली में नहीं बना था, वेसर शैली में नहीं बना था, बल्कि ये किस में बना था, द्रविड़ शैली में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि कैलाशनाथ मंदिर जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था। यानी पल्लवों के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था राष्ट्रकूटों का कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया है दंती दुर्ग, दूसरा दिया है गोविंद तृतीय, तीसरा दिया है कृष्ण प्रथम और चौथा दिया है अमोघ वर्ष। ठीक, राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की थी वो देखिए अमोघ वर्ष प्रथम नहीं था, कृष्ण प्रथम नहीं था, दंती दुर्ग नहीं था, बल्कि कौन था, गोविंद तृतीय। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि गोविंद तृतीय ने प्रतिहार और पाल शासकों पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रकूटों की प्रभुता को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है मत विलास प्रहसन किसने लिखा था। इसने इस ग्रंथ को लिखने वाला जो व्यक्ति था शासक था, देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा दिया अमोघ वर्ष प्रथम और चौथा दिया पुलकेशिन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन जिसने लिखा था देखिए वो पुलकेशिन द्वितीय नहीं था, अमोघ वर्ष प्रथम नहीं था, नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं था, बल्कि कौन था, महेंद्र वर्मन प्रथम। यानी इसने इस रचना को लिखा था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत भाषा में मत्त विलास प्रहसन नामक व्यंग्यात्मक नाटक लिखा था, जिसमें धार्मिक पाखंडों की आलोचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस चोल शासक ने बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया। यानी बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाने वाला जो चोल शासक था वो देखिए राजराज प्रथम पहला ऑप्शन दिया, दूसरा दिया राजेंद्र प्रथम, तीसरा दिया कुलोतुंग प्रथम और चौथा दिया विक्रम चोल। देखिए बंगाल तक अपना अभियान या साम्राज्य फैलाने वाला शासक चोलों में विक्रम चोल नहीं था, कुलोतुंग प्रथम नहीं था, राजराज प्रथम नहीं था, बल्कि कौन था, राजेंद्र प्रथम। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी होगा। इसने देखो गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। ठीक, देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा तक अपना विजय अभियान चलाया और गंगा जल को लाकर इसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पल्लव शासकों की लिपि कौन सी थी। पहला ऑप्शन दिया है देखिए ब्राह्मी, दूसरा दिया है तमिल ब्राह्मी, तीसरा दिया देवनागरी, चौथा दिया है ग्रंथ लिपि। देखिए पल्लव शासकों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी नहीं थी, तमिल ब्राह्मी नहीं थी, देवनागरी नहीं थी, बल्कि कौन सी थी, ग्रंथ लिपि। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है डी। व्याख्या क्या होगा कि पल्लवों ने अपने अभिलेखों में ग्रंथ लिपि का प्रयोग किया, जिससे बाद में दक्षिण भारत की कई लिपियां विकसित हुई। यानी इन्होंने इस लिपि को उपयोग किया और बाद में धीरे धीरे दक्षिण भारत में और भी नई नई लिपियां विकसित हो गई। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन, चालुक्य काल में पट्टडकल किसके लिए प्रसिद्ध था? यानी चालुक्य काल में पट्टडकल जो है काफी प्रसिद्ध था, तो किस लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन दिया व्यापारिक बंदरगाह, दूसरा दिया धार्मिक केंद्र, तीसरा दिया अभिषेक समारोह और चौथा दिया है सैन्य प्रशिक्षण स्थल। देखिए जो पट्टडकल था वो सैन्य प्रशिक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, धार्मिक केंद्र के रूप में नहीं था, व्यापारिक बंदरगाह के रूप में नहीं था, बल्कि किसके लिए था? जो है अभिषेक समारोह के लिए। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर सी होगा। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि पट्टडकल जो है चालुक्य शासकों का राज्याभिषेक स्थल था। यहाँ कई सुंदर मंदिर बने जो आज विश्व धरोहर स्थल में शामिल, यानी तो यहाँ पर चालुक्य शासकों क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। और यहाँ पर अब जो है बहुत मंदिर भी बनवाए गए थे, जिसकी वजह से देखिए विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के द्वारा जो स्थापित होता है उसी में शामिल है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस चोल शासक ने नौसेना को शक्तिशाली बनाया? यानी पूछा जा रहा है कि नौसेना को शक्तिशाली बनाने वाला चोल शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए राजराज प्रथम, दूसरा दिया राजेंद्र प्रथम, तीसरा दिया विक्रम चोल और चौथा दिया है कुलोत्तुंग प्रथम। तो देखिए चोल शासकों में नौसेना को शक्तिशाली बनाने वाला शासक, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि चोल शासकों में किसने नौसेना को शुरुआत कराया था, तो यहाँ दिया है शक्तिशाली बनाया। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया है, चौथा कुलोत्तुंग प्रथम नहीं होगा, विक्रम चोल नहीं होगा, राजराज प्रथम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? राजेंद्र प्रथम ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। शुरुआत किसने किया था? राजराज प्रथम, लेकिन विकसित किसने किया? राजेंद्र जो है प्रथम ने। ठीक, देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि राजेंद्र चोल प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक अभियान चलाकर चोल नौसेना को सशक्त बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजा ने बनवाया? यानी एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन दिया कृष्ण प्रथम, दूसरा दिया गोविंद तृतीय, तीसरा दिया अमोघ वर्ष प्रथम, चौथा दिया है दंती दुर्ग। तो देखिए जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो दंती दुर्ग के द्वारा नहीं, अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा नहीं, गोविंद तृतीय के द्वारा नहीं, बल्कि कृष्ण प्रथम के द्वारा बना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो एक शिला चालित वास्तुकला का चमत्कार है। यानी यह शिला का जो है तोड़ तोड़कर बनाया गया है, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? यानी पूछा जा रहा है कि पल्लव और चालुक्यों ने कौन से स्थान पर लड़ाई लड़ी थी? पहला ऑप्शन दिया देखिए कांची, दूसरा दिया वाटापी, तीसरा दिया मदुरै, चौथा दिया तंजावुर। देखिए पल्लव और चालुक्यों ने जो अपनी लड़ाई लड़ी थी, युद्ध लड़ा था, कांची में नहीं, मदुरै में नहीं, तंजावुर में नहीं, बल्कि कहाँ पर? वातापी में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि वाटापी यानी वादामी पर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके अधिकार कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चोलों की ग्राम प्रशासन प्रणाली को क्या कहा जाता था? यानी चोलों की जो ग्रामीण प्रशासन प्रणाली थी वो किस नाम से जानी जाती थी? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए सभाई और उर, दूसरा दिया है मंडल और नायक, तीसरा दिया है पंचायत और खाप और चौथा दिया है सेट्टू और वेलाल। देखिए चोलों की जो ग्रामीण प्रशासन प्रणाली थी उसको सेट्टू और वेलाल नहीं कहते हैं, पंचायत और खाप नहीं कहते हैं, मंडल नायक नहीं, बल्कि सभा और उर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि चोलों की जो ग्राम प्रशासन प्रणाली थी उसमें सभाई यानी सभा और उर दो प्रमुख इकाइयां थी जो कर, भूमि और विकास कार्यों का संचालन करती। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है किस वंश के शासन काल में कन्नड़ भाषा का प्रथम ग्रंथ लिखा गया? यानी कन्नड़ भाषा का जो पहला ग्रंथ लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए किस वंश के शासनकाल में? तो चालुक्य दिया पहला ऑप्शन, दूसरा दिया राष्ट्रकूट, तीसरा दिया चोल, चौथा दिया पल्लव। तो वह वंश देखिए कौन सा था? पल्लव नहीं था, चोल नहीं था, चालुक्य नहीं था, बल्कि कौन से थे? राष्ट्रकूट। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा
कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के काल में कवि राजमार्ग जो है कन्नड़ भाषा का पहला प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है वाटापी कोंडा की उपाधि किसे दी गई थी, यानी वाटापी कोंडा की उपाधि पाने वाला जो शासक था वो कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया नरसिंह वर्मन प्रथम, दूसरा दिया पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा दिया कृष्ण प्रथम और चौथा दिया है राजराज प्रथम। तो देखिए वाटापी कोंड की जो उपाधि थी वो राजराज प्रथम की नहीं थी, कृष्ण प्रथम की नहीं, पुलकेशिन द्वितीय की नहीं, बल्कि नरसिंह वर्मन प्रथम की। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाटापी यानी चालुक्यों की जो राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया, इसलिए उसे वाटापी कोंडा या वाटापी का विजेता कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश के काल में एलोरा और अजंता की गुफाएं विकसित हुई, यानी अजंता और एलोरा की गुफाओं का विकास किस काल में हुआ था, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए चालुक्य, दूसरा दिया राष्ट्रकूट, तीसरा दिया है सातवाहन, चौथा दिया है पल्लव। तो देखिए वह जो वंश था वो पल्लव नहीं था, सातवाहन नहीं था, चालुक्य नहीं था, बल्कि कौन से थे, राष्ट्रकूट, यानी इन्हीं के शासनकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं विकसित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि एलोरा की कई गुफाओं का विस्तार राष्ट्रकूट काल में हुआ, विशेषकर कैलाश मंदिर इसी काल की रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य वंश की प्रमुख उपलब्धि क्या थी, यानी चालुक्य की उपलब्धि पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए प्रशासनिक सुधार, दूसरा दिया स्थापत्य कला, तीसरा दिया है धार्मिक सुधार, चौथा दिया है विदेशी अभियान। देखिए चालुक्य वंश की जो प्रमुख उपलब्धि थी वो विदेशी अभियान नहीं थी, धार्मिक सुधार नहीं था, प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि क्या था, स्थापत्य कला। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यानी जो राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे, उन्होंने देखिए स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया था, तो इन लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर चालुक्यों ने क्या किया था, ऐहोल में, बादामी में और पट्टडकल में कई मंदिर स्थापित करवाए थे, और इनकी जो मंदिर स्थापत्य शैली थी वो मिश्रित यानी वेसर शैली में विकसित, यानी इन्होंने नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित रूप उपयोग करके अपने काल के मंदिरों को बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 60वां प्रश्न, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए इसमें पूछा जा रहा है किस वंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए उत्तर भारत के राजवंशों से संघर्ष किया, यानी पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत के राजवंशों से संघर्ष करने वाला जो शासक या वंश कौन सा था। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए राष्ट्रकूट, दूसरा दिया है चोल, तीसरा दिया है चालुक्य और चौथा दिया है पल्लव। देखिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो लड़ने वाले शासक थे, पल्लव नहीं थे, चालुक्य नहीं थे, चोल नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूट थे। यानी दक्षिण भारत का यही वंश था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई लड़ी और उसने जो है वहाँ के शासकों को पराजित किया। तो वो देखिए कौन से थे, राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसका व्याख्या देखिए क्या है, आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर प्रभुत्व के लिए प्रतिहार और पाल वंशों से संघर्ष किया, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया, और आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट हो, कोई भी समस्या अगर लग रही है कि नहीं ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक या गलती है, तो आप लोग कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइए। मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को और भी बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।